बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज के लेक्चर में हम कॉम्पैक्टनेस एंड फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस को डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होती हैं। वहाँ पर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस इज कंप्लीट। वहां पर आप देखते हैं कंप्लीटनेस का कंसेप्ट मौजूद है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस इज क्लोज्ड, कि आपका हर सीक्वेंस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में अगर आप लें तो वो उसी के अंदर कन्वर्ज करता है, और कंप्लीटनेस आपका हर कॉची सीक्वेंस उसी के अंदर कन्वर्ज करता है। इसके अलावा फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने लास्ट जो है क्लास में स्टडी की थी। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हाउ द कंपैक्टनेस प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, और कहाँ कहाँ पर हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। इस सिलसिले में हम आगाज करते हैं आज अपने लेक्चर आउटलाइंस का। सबसे पहले हम कंपैक्टनेस को पढ़ेंगे कि कंपैक्टनेस की डेफिनेशन क्या है, कंपैक्टनेस कन्वर्जेंस वाइज किस तरह से हम लेते हैं, और कंपैक्टनेस क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड वन, द इंपॉर्टेंट लेमास, फर्नेट-रीड्स लेमा। ये एक इंपॉर्टेंट लेमा है, हम इसको स्टडी करेंगे फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में और इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में भी देखेंगे कि इसका किस तरह से रोल प्ले होता है। The next thing is that finite dimensional compact spaces. Finite dimensional compact spaces में continuity का क्या concept है, finite dimensional spaces में कब कोई space जो है वो compact होती है, कब उसकी सब space जो है वो complete होती है। इस तरह से फिर हम इसके बाद finally we shall see some related problems, और फिर हम उनके solutions को भी discuss करेंगे अपने आज के lesson में। इस सिलसिले में हम आगाज करते हैं first of all about the compactness. So the definition of compactness in a metric space, we say about the compactness that a metric space is said to be, आपके पास let करते हैं x कोई metric space है, let x be any metric space and m is the subset of set x. m उसका subset है, non empty subset आप ले ली, तो हम कहते हैं कि ये non empty subset m x का compact होता है if and only if it has a convergent subsequence. उसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करे, हर उसके अंदर आप सीक्वेंस ले लें, इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स इट हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इसी तरह से हम नॉर्मली तौर पर कहते हैं कि अ सबसेट एम ऑफ a metric space X is said to be compact if M is compact considered as a subspace of X. कि अगर आपके पास कोई जनरल स्पेस है, उसकी कोई सब स्पेस कंपैक्ट कब होती है, जब उसकी सब स्पेस जो है वो भी कंपैक्टनेस की कंडीशन सेटिस्फाई करे, दैट इज कि एवरी सीक्वेंस इन M हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हुज लिमिट इज एन द एलिमेंट ऑफ ए सेट M. कि आप जो भी आप सीक्वेंस आप लें किसी भी सेट के अंदर, किसी भी स्पेस के अंदर, हर सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आपको जरूर मिले और वो कन्वर्ज भी उसी के अंदर ही करे। अब आप देख सकते हैं कि क्या हमारे पास हर सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है। बहुत सारी हमारे पास ऐसी स्पेसेस हैं जिनका हर सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होता। हमारे पास रिजल्ट इस तरह के तो हैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करे, रियल एनालिसिस में आपने देखा होगा कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है और वो भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है जिसको ओवरऑल वो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। इसके बरक्स कंपैक्टनेस क्या है कि आपकी स्पेस का हर सीक्वेंस जो है उसके करस्पॉन्डिंग आपको कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि कंपैक्टनेस किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पास। इन अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कंपैक्ट सेट इज एक्सप्रेस्ड एज, कौन सी जनरल प्रॉपर्टी है कंपैक्ट सेट की, अ कंपैक्ट सबसेट M ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि कंपैक्टनेस में हम कन्वर्जेंट के बारे में बात करते हैं इन अ मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट क्या होती है कि आपके पास के हर फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट कि d of xn x is less than epsilon for all n is greater than the capital N. आपके पास ये डेफिनेशन जो कि हम मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंस की पढ़ चुके हैं, कॉशीनेस की पढ़ चुके हैं, ये वही डेफिनेशंस यहाँ पे भी अगेन वर्क करती हैं कन्वर्जेंस के हवाले से भी और कॉशीनेस के हवाले से भी। तो हमारे पास अ कंपैक्ट सबसेट M ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज ऑलवेज क्लोज एंड बाउंडेड, कि आपके पास जो भी कंपैक्ट सबसेट है M ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, सपोज दैट कि आपके पास कोई जनरल मीट्रिक M है, उसकी आप जो भी सब स्पेस लेते हैं
जो अगेन कम्पैक्ट है, तो वो क्या होगी, क्लोज भी होगी और बाउंडेड भी होगी। क्लोजनेस से मुराद कि आपका हर सीक्वेंस आप स्पेस में लेते हैं तो उस स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज करता है। और बाउंडेडनेस का हमें पता है, बाउंडेडनेस का मतलब ये है कि आपको उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड आराम से मिल जाता है, कि आपके पास स्पेस का बाउंडेड होती है या कोई सेट का बाउंडेड होता है कि आपके पास इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर m सच दैट के आपकी उनकी तमाम टर्म्स से हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लें तमाम टर्म्स की, तो आपके पास एक नंबर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उन सब का एब्सोल्यूट उस नंबर m से लेस होगा। अगर वो फाइनाइट नंबर m एग्जिस्ट करता है तो वो सेट बाउंडेड होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपैक्टनेस इंप्लाइज द क्लोजनेस एंड बाउंडेडनेस इन द मैट्रिक्स स्पेस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज कि हमारे पास जिस तरह गिवन है यहाँ पे एक कंपैक्ट सबसेट m हमारे पास मौजूद है मैट्रिक्स स्पेस में, वी आर टू शो दैट कि इट्स क्लोज। क्लोज कब होता है, दो तरीके होते हैं हमारे पास क्लोजनेस प्रूव करने के। पहला वे ये है कि आप ये शो कर दें कि उस स्पेस का कोलेयर कंटेन करता है दोबारा उस स्पेस में। कोलेयर आप जब भी किसी स्पेस का लेते हैं, जो नॉर्मली हमारे पास कोलेयर क्या कहलाता है कि एवरी सेट m इज कंटेन्ड इन m कोलेयर, but if m collier is contained in m, so then this implies that m is equal to m collier, and this fulfill the definition that such a set is closed. तो यहाँ पर हम ये तरीका एक हमारे पास ये है। दूसरा वे ये है कि आप यहाँ पर इसमें भी हम यही शो करते हैं कि आपका एक पॉइंट है जो m के कोलेयर को बिलोंग करता है। अब हम ये शो कर देते हैं कि वो पॉइंट जो है वो m को बिलोंग कर रही है दोबारा से। तो फिर अगर m के कोलेयर को बिलोंग करता है पॉइंट, अब वो m को बिलोंग करता है, इट्स मीन के m कोलेयर इज द पार्ट ऑफ m। तो हम इस तरह से ऑब्टेन कर लेते हैं कि m इज इक्वल टू m कोलेयर, हिंस द सेट m इज क्लोज्ड। और एक अगर हम दूसरे अंदाज से प्रूव करें, वी हैव अ टेक्निक दैट कि आप कोई भी आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस सेट m में लें और ये शो करें कि वो आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस उसी स्पेस में कन्वर्ज करता है। तो उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि आपका आर्बिट्रेरी कोई भी सीक्वेंस आप लेते हैं वो उसी के अंदर कन्वर्ज करता है, तो इसका मतलब है कि वो स्पेस क्लोज है। एनी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लेकर आप शो करते हैं कि m के अंदर कोई आर्बिट्रेरी सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है और उसकी कन्वर्जेंस भी उसी स्पेस के ही अंदर मौजूद है। नाउ we proceed the proof steps. So उस सिलसिले में हम क्या करते हैं, let us take कि for every x belongs to m collier there is a sequence x in m such that xn converges to such point x. हमारे पास अगर m के अंदर कोई भी सीक्वेंस लें तो वो m के कोलेयर को हमेशा कन्वर्ज करता है क्योंकि m का कोलेयर क्लोज होता है। Since m is compact, m compact है, कंपैक्टनेस की वजह से क्या होगा कि आपके पास देखें कितनी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है कि m कंपैक्ट है, तो इसका मतलब है कि इसके हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है। इसके हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है जो उसी के अंदर कन्वर्ज करे। अब यहाँ पर क्या है, m कंपैक्ट है और हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इटसेल्फ भी होती है। वी आर से दैट के हर सीक्वेंस अपने आप जो है वो सब सीक्वेंस भी होता है। तो इस तरह अगर वो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो वो सीक्वेंस इटसेल्फ भी कन्वर्ज करता है क्योंकि स्पेस आपकी कंपैक्ट है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि आपका xn जो है वो x को कन्वर्ज कर रहा है और वो x पॉइंट m को बिलोंग करता है क्योंकि m इज कंपैक्ट, m के अंदर हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है। दूसरे वर्ड्स में m जो है उसका हर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी का जो पॉइंट xn सीक्वेंस xn है वो इस पॉइंट x को कन्वर्ज करता है। लेकिन इनिशियली हमने देखा था कि वो पॉइंट x जो है वो m के कोलेयर को बिलोंग कर रहा था, अब वो पॉइंट बिलोंग करता है m को, एंड हिंस वी ऑब्टेन दैट कि m कोलेयर इज द पार्ट ऑफ m एंड हिंस m इज इक्वल टू m कोलेयर, क्योंकि हमारे पास हमेशा m जो है वो m कोलेयर को बिलोंग करता है। लेकिन अब हमने देखा कि m कोलेयर भी m को बिलोंग करता है। सो 1 and 2 implies that m is equal to the m कोलेयर, hence m is closed because आपके पास x जो है वो m कोलेयर के अंदर कोई arbitrary पॉइंट था। नाउ वी प्रूव दैट m is bounded। अब हम किसी सेट को बाउंडेड शो करें तो सेट के बाउंडेड होने का मतलब क्या है, हम देख चुके थे इससे पहले भी कि सेट बाउंडेड कब होता है कि उसके अंदर आप जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं एक सीक्वेंस बना ले और वो सीक्वेंस बाउंडेड हो। If m were unbounded, suppose we are doing on contrary way, तो हम क्या करते हैं कि एक अनबाउंडेड जो है m को ले लेते हैं। सपोज m आपके पास अनबाउंडेड है, इट विल बी कंटेन एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। आपके पास एक अनबाउंडेड सीक्वेंस की कलेक्शन होगी जिसके एलिमेंट्स जो है वो आपके पास m में से आ रहे होंगे। तो yn सच दैट के आपके पास d ऑफ yn एंड सम b
is strictly greater than n, कि distance between y n and b is strictly greater than n, कि एक नंबर आपके पास n एग्जिस्ट करता है कि b n और y n का डिस्टेंस जो है उससे ग्रेटर है, where b is any fixed element of the set m. This sequence could not have a convergent subsequence. अब इस सीक्वेंस का भी हमें कोई भी convergent subsequence नहीं मिलता. उसकी वजह क्या है कि आपके पास जो yn सीक्वेंस है इसका b के साथ अगर आप डिस्टेंस लें तो आपके पास एक नंबर n से ग्रेटर है, और ग्रेटर कितना है दिस इज अननोन, हमें इस बात का नहीं पता. तो हमारे पास यानी कि एक हमें इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं मिल रही, सिंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड. अब आपके पास जो है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं मिलती, लेकिन हमें पता है कि आपके पास जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है वो हमेशा बाउंडेड होती है. एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. सो दिस इम्प्लाइज दैट कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है वो भी बाउंडेड होनी चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सब सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब है वो सब सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती. अगर वो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हो सकती तो इसका क्या मतलब है कि m इज नॉट कम्पैक्ट. दिस इज कंट्राडिक्शन बिकॉज m वी हैव गिवन दैट m जो है वो एक कम्पैक्ट स्पेस है, कम्पैक्ट सब स्पेस है या कम्पैक्ट स्पेस है. इस वजह से अब उसका अगर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो वो तो फिर कम्पैक्ट ना हुई. तो हिंस आवर कंट्राडिक्शन इज आवर assumption is wrong and we proved it by contradiction, and hence we conclude that m is bounded. यानी कि m अनबाउंडेड नहीं है. अगर अनबाउंडेड होगी तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी अनबाउंडेड होगी. अगर आपके पास कोई आर्बिट्रेरी सब सीक्वेंस अनबाउंडेड होती है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होती. एंड वी कंक्लूड दैट इन दिस वे कि आपकी सीक्वेंस जो है वो कम्पैक्ट नहीं है, विच इज अ कंट्राडिक्शन. सो हमने कंट्राडिक्शन से इसका प्रूफ इम्पोज कर लिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है कि कम्पैक्टनेस इंप्लाइज द क्लोजनेस एंड बाउंडेडनेस. अब हम देख चुके हैं कंप्लीटनेस इंप्लाइज क्लोजनेस एंड बाउंडेडनेस, क्योंकि कंप्लीट जो सेट होता है वो क्लोजनेस होता है, क्योंकि कंप्लीट में आप जो भी सेट कंप्लीट हो आप उसके अंदर कोई भी सीक्वेंस लेते हैं उसके अंदर ही कन्वर्ज करता है. लेकिन बाउंडेडनेस देखिए, अगर आप गौर करें तो बाउंडेडनेस जरूरी नहीं है. हर कंप्लीट स्पेस बाउंडेड नहीं होती. उसकी इंपॉर्टेंट वजह आपके पास एग्जांपल भी है. आर आपके पास कंप्लीट है लेकिन आर बाउंडेड नहीं है. आर कंप्लीट क्या है, आर के अंदर हर कॉची सीक्वेंस आर के अंदर ही कन्वर्ज करती है, बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर्स, हर रियल नंबर के सीक्वेंस के लिए आपके पास एक नंबर मिल जाता है. यानी कि जो कॉची सीक्वेंस आप जो भी लें वो हर कॉची सीक्वेंस उसी के अंदर कन्वर्ज करता है. लेकिन आर जो है वो बाउंडेड नहीं है. सो आपके पास यहाँ पे कंपैक्टनेस, लेकिन जो कंपैक्टनेस आपको रिजल्ट देती है, कंपैक्टनेस ऑलवेज इंप्लाइज द क्लोजनेस एंड बाउंडेडनेस. यही फर्क है कंपैक्टनेस में और कंप्लीटनेस में, कि कंप्लीटनेस इंप्लाइज क्लोजनेस, कंप्लीटनेस इंप्लाइज क्लोजनेस, बट कंपैक्टनेस इंप्लाइज ऑलवेज क्लोजनेस एंड बाउंडेडनेस. जो आपके पास स्पेस क्लोज भी होती है वो भी आपके पास जो है ना उसके अंदर हर सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है. इसका मतलब है कि उसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्ज करता है. अगर हर कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्ज करे तो इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीट है. तो हर क्लोज स्पेस जो है वो आपके पास कंप्लीट होती है. यहाँ से भी हम थोड़ा सा डिस्टिंक्ट देख सकते हैं क्लोजनेस के बारे में भी और कंप्लीटनेस के बारे में इन कंपैरिजन विद कंपैक्टनेस. अच्छा, अब देखते हैं कि व्हाट अबाउट द कन्वर्स ऑफ दिस. क्या जिस तरह कंपैक्टनेस इंप्लाई करती है क्लोजनेस और बाउंडेडनेस को, तो क्या क्लोज अगर आपके पास कोई स्पेस है मीट्रिक स्पेस, वो क्लोज भी है वो बाउंडेड भी है, तो क्या वो कंपैक्ट होगी? द आंसर इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज वी हैव एन एग्जांपल कि हम एक काउंटर एग्जांपल शो करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्पेस है जो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, लेकिन वो कंपैक्ट नहीं है. उसकी वजह क्या है? टू प्रूव दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट वी कंसिडर द सीक्वेंस en इन L square. L square द स्पेस ऑफ ऑल टू समेबल्स, हम जिसमें टू समेबल ले लेते हैं, वहां पर हम en यानी कि डेल्टा nj डिफाइन करते हैं. डेल्टा nj ऐसा सीक्वेंस है जिसमें nth टर्म I is 1 and the all other terms are 0. en हमारे पास सीक्वेंस इस तरह से है कि इसकी टर्म्स e1 is equal to the 1 0 0 up to so on. e2 is equal to 0 1 0 0 up to so on. Similarly e3 हम ले लेते हैं is equal to
0 0 1 0 0 अप टू सो ऑन एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक en जनरल जो है वो सीक्वेंस डिफाइन हो जाता है जिसकी nth टर्म आपके पास जो है वो 1 है और बाकी इसकी जो अदर टर्म्स हैं दीज आर द 0। सिंस दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिकॉज कि अगर आप इसका नॉर्म लें, अब बाउंडेड सीक्वेंस कब होता है कि आप अगर en का नॉर्म लें तो आपके पास लेस देन इक्वल टू सम नंबर m एग्जिस्ट करे, कि आपके पास कोई नंबर देयर एग्जिस्ट सम नंबर m, कोई नंबर m जो है रियल नंबर एग्जिस्ट करे, कि आप कह सकते हैं कि en का नॉर्म लें तो वो इस m से लेस है। तो यहाँ पर आप देखें कि आप अगर इसका नॉर्म लेते हैं तो व्हाट अबाउट इट्स नॉर्म, के चूंकि हमारे पास ये समेबल नॉर्म है, आप हर एक टर्म का स्क्वायर लेकर देन टेकिंग इट स्क्वायर रूट, यानी कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नाम हमने जो डिफाइन किया था यहाँ पर en का अगर हम नॉर्म लेते हैं तो वो क्या करेगा, आपके पास द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट ऑफ ईच ऑफ इट्स टर्म, हर एक इसकी टर्म जो है आप उसका स्क्वायर लेकर तब हम इसका नॉर्म डिफाइन करते हैं 0 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एंड देन प्लस इसकी जो nth टर्म है वो हमारे पास 1 की इक्वल है, देन इट्स स्क्वायर प्लस देन 0 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन हाउ मच टर्म्स इट हैव, देन इट्स स्क्वायर रूट हर एक टर्म का नॉर्म लेकर। तो en आपके पास आ जाता है इस तरह से। सो लुक एट देयर कि en का नॉर्म हमारे पास क्या है, 1 की इक्वल है। इट मीन्स द टर्म्स constitute a point set which is closed because it is not point of accumulation, कि हमें एक ऐसा accumulation point नहीं मिल जाता जिसको ये कन्वर्ज करे। ये सेट आपके पास क्लोज है कि आपके पास no point of accumulation इसमें एग्जिस्ट करता है, चूंकि हमारे पास ये सीक्वेंस किसका है 1 0 0 0 1 0 0, इस तरह से हम इसकी en की एक टर्म्स ऑब्टेन कर लेते हैं। फॉर द सेम रीजन दैट अ पॉइंट सेट इज नॉट कम्पैक्ट। अब हमारे पास ये सेट क्लोज भी है, ये सेट बाउंडेड भी है, लेकिन इसके अंदर आप देखें कि ये सीक्वेंस क्या हमारे पास कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंस इन द सेंस ऑफ मीट्रिक स्पेस के आप जब यहाँ पे लेते हैं dn जनरल आपके पास d ऑफ x n और साथ हमारे पास कोई पॉइंट x है जिसको कन्वर्ज करे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आपके पास en की टर्म्स, en आपके पास क्या है जी, दिस en माइनस x जिस पॉइंट को ये कन्वर्ज करे देन इट्स स्क्वायर रूट। आप इस तरह से जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं विद द सम एंड समेशन की फॉर्म में। तो आप देखते हैं क्या समेशन फ्रॉम वही आपके पास n इक्वल टू 1 टू जितनी भी इसके अंदर टर्म्स हैं 1 टू n इक्वल टू 1 टू आपके पास अप टू सो ऑन, तो 1 टू इन्फिनिटी। अब ये आपके पास सीक्वेंस है, ये किस तरह से कन्वर्ज करेगा, क्या ये 0 को कन्वर्ज करता है, द थिंग इज नॉट 0 को कन्वर्ज की करता, क्योंकि आप इसमें देखिए टर्म तो आपके पास कोई ऐसा पॉइंट ऑफ कम्युलेशन है ही नहीं जिसको ये कन्वर्ज करे अंडर दिस नॉर्म जो हमने इसके ऊपर इंड्यूस किया हुआ है। तो हेंस सच अ सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड वी कंक्लूड दैट कि हमारे पास इस तरह की एग्जांपल मौजूद है जो क्लोज एंड बाउंडेड है, तो जिसके अंदर ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करता। जब ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करता इसका मतलब है कि इसके अंदर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी मौजूद नहीं है। तो दस वी ऑब्टेन अ रिजल्ट दैट के एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास हमने एवरी सीक्वेंस हैज ए नॉट कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि हर जो क्लोज एंड बाउंडेड स्पेस होती है वो ये इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की हमने एग्जांपल देखी जहाँ पे वो आपको कन्वर्जेंस नहीं देती, जहाँ पे वो कम्पैक्टनेस नहीं देती इन अ इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, बिकॉज हियर वी आर फेसिंग विद L2 स्पेस which is an infinite dimensional space. Now what happen in a finite dimensional spaces? अगर हम suppose that we are in finite dimensional space Rn, Cn या और इस तरह R square या जो भी finite dimensional space है, अगर आप इसको consider करें तो हमारे पास क्या होगा? For a finite dimensional space norm space we have, this is very important theorem, that in a finite dimensional norm spaces X, a subset M is compact if and only if M is closed and boundedness. M is closed and bounded, यानी कि finite dimensional space में अगर कोई set compact है वो closed भी होगा और bounded भी होगा, और again अगर कोई set closed भी है bounded भी है तो वो लाजमी compact होगा कहाँ पे? finite dimensional space में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने Rn की compactness शो करनी है तो आप सिर्फ ये शो कर दें कि Rn जो कि या कोई इसकी सब स्पेस वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है,
जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि इट्स अ कम्पैक्ट स्पेस। तो इस तरह से हम कम्पैक्टनेस का रिजल्ट जो है इससे बाउंडेड कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट द प्रूफ ऑफ दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट के यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि कम्पैक्टनेस होल्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। सो कम्पैक्टनेस इंप्लाइज क्लोजनेस एंड बाउंडेडनेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय द प्रीवियस लेमा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि हर मीट्रिक स्पेस की जो सब स्पेस होती है वो अगर कम्पैक्ट हो तो वो क्लोज और बाउंडेड होती है। चूंकि हमने वहाँ पर कोई कहीं पे भी इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस या फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस को यूज नहीं किया, तो इस वजह से जनरल होती है तो वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में लाजमी होती है। नाउ हेयर नीड टू प्रूव द कन्वर्स ओनली। हम कन्वर्स को सिर्फ जो है स्टडी करते हैं। सपोज करते हैं कि आपके पास जो सब स्पेस है मीट्रिक स्पेस की या नॉर्म स्पेस की वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। अगर क्लोज भी है और बाउंडेड भी है तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की है तो हम लेट अस से दैट कि इसकी डायमेंशन जो है वो हमारे पास n है। हमने ये प्रूव करना है कि ये कम्पैक्ट है, यहाँ पे हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है। लेट क्योंकि डायमेंशन ऑफ x n है, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, तो आपके पास इसमें हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में आपके पास इंडिपेंडेंट बेसिस एग्जिस्ट करती हैं जो कि पूरे आपके पास स्पेस है उसको स्पैन कर सके ताकि आपका हर एलिमेंट उससे ऑब्टेन हो सके। यहाँ पे लेट करते हैं कि E1, E2 अप टू En बी द स्टैंडर्ड बेसिस और द नॉर्मल बेसिस फॉर सेट X जो कि आपके पास या M सेट है हमने जो लिया हुआ है जिसकी डायमेंशन हमारे पास n के इक्वल है, वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है हमारे पास। वी कंसिडर एनी सीक्वेंस XM इन M। ये जो हम बेसिस को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेक्शन में कि अपनी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस की जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं विद सम बेसिस कि बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन से हम इस स्पेस का हर एलिमेंट जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं EM बी एनी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस इन सेट M। अगर हम इसमें सेट ले लें तो हमारे पास XM जो सीक्वेंस होगा इट कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन विद सच बेसिस, क्योंकि बेसिस का हर एलिमेंट क्या करता है, बेसिस का हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाए। बेसिस की मदद से हम हर जो इस स्पेस का एलिमेंट है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं कि आपके पास लाजमी कोई xi1 xi2 अप टू xin एग्जिस्ट करेंगे कि इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से आपके पास एक XM मिला जाता है और ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके बारे में हम अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इट्स अ नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन कि आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में हर एलिमेंट की एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आपके पास XM जो है उसके लिए xi1 xi1m xi2m अप टू so on अप टू xinm एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये एलिमेंट ऑब्टेन कर लेते हैं। नाउ सिंस M इज बाउंडेड, क्योंकि हमारी ऑब्जर्विंग क्या है कि M जो है वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है और हम जा रहे हैं कम्पैक्टनेस की तरफ। सो XM इज बाउंडेड कि आपके पास अगर कोई सीक्वेंस आपके पास सेट बाउंडेड है तो उसके अंदर जो भी आप सीक्वेंस लेते हैं वो हमेशा बाउंडेड होता है, यानी कि उसकी तमाम टर्म्स का अगर आप नाम लेते हैं तो आपके पास पूरे सीक्वेंस का नाम किसी नंबर k से लेस होता है। एक नंबर k जरूर एग्जिस्ट करता है कि उसका सीक्वेंस का नाम जो है उस k से लेस हो फॉर ऑल m, इसके तमाम m टर्म्स के लिए। बाय लेमा हम जो लेमा पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशंस को डिस्कस किया था कि आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की जो भी बेसिस हैं उसके लिए एक आपके पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है xi1 xi2 अप टू so on की, सच दैट के हर एक के लिए एक c एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव c, सच दैट कि आपके पास वो एक इक्वेशन होल्ड करती है कि द नॉर्म ऑफ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन xi's विद ei's भी कह दें, उनका नॉर्म लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है c टाइम्स द समेशन ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ xi's। उन तमाम का आप सम कर लें तो वो हमारे पास एक इक्वेशन जो है। अब ये हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रिजल्ट लगाना चाह रहे हैं ताकि हम कन्वर्जेंस की तरफ आएं। तो बाय दैट लेमा वी हैव क्या होगा हमारे पास, चूंकि XM हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो एक k नंबर एग्जिस्ट करता है जो ग्रेटर देन होता है इस सीक्वेंस XM के नॉर्म से, और इसका नॉर्म किसकी इक्वल है बाय द डेफिनेशन कि इट्स चूंकि XM आपके पास रिप्रेजेंटेशन है xi j's की विद लीनियर कॉम्बिनेशन विद इट्स बेसिस
ई आई जो इसकी बेसिस हैं, तो आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के सम की फॉर्म में जो हमने पीछे रिप्रेजेंट किया था, दैट इज एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू द सी टाइम समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi j m। ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं तमाम की तमाम। तो वेयर c इज पॉजिटिव, के एक नंबर c आपके पास जरूर एग्जिस्ट करता है हर लीनियरली इंडिपेंडेंट जो बेसिस हमारे पास होती हैं उनके लिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन सच दैट के एक c पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है इस तरह से। हिंस ये हमें क्या बताती है कि द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है xi j m फॉर फिक्स j इज बाउंडेड। ये आपका सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है xi j, क्योंकि इनका सब सम बाउंडेड है। आप c कोई पॉजिटिव नंबर है, c को अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर दें वी अटेन k ओवर c, क्योंकि k भी आपके पास एक नंबर एग्जिस्ट करता है और c भी एग्जिस्ट करता है, तो k ओवर c इज सम नंबर सच दैट के समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n xi j m एब्सोल्यूट इज लेस देन दैट। तो हमारे पास xi j m जो है ये क्या है, एक आपके पास बाउंडेड नंबर्स बन जाते हैं, रियल नंबर्स हैं हमारे पास। तो इन बाउंडेड रियल नंबर्स के लिए हमारे पास क्या होगा कि जो भी बाउंडेड रियल नंबर्स होते हैं, बाय अप्लाइंग द बेल्ज़ानो-वीस्ट्रास थ्योरम हैज ए पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन xi j, कि हमारे पास हर इस बाउंडेड सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के लिए एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद होती है बाय बेल्ज़ानो-वीस्ट्रास थ्योरम। तो फॉर ईच j from 1 to n we have as we conclude that के xm आपके पास सीक्वेंस है has a subsequence zm, के इस सीक्वेंस के लिए हमारे पास एक zm सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जो कि zm जो है ना इज द समेशन ऑफ xi j eta j आपके पास इस फॉर्म में है। और सिंस m इज क्लोज्ड, m आपके पास क्लोज है, तो वो हमें क्या बताएगी कि आपका zm सीक्वेंस जो है वो किसी z पॉइंट को कन्वर्ज करता है। m अगर क्लोज है तो क्लोजनेस इंप्लाइज के वो जो कन्वर्जेंट पॉइंट है वो इस सेट के अंदर ही मौजूद है, m के अंदर ही मौजूद होगा, यानी कि zm इज कन्वर्जेंट टू अ पॉइंट m विच इज पॉइंट z विच इज द पार्ट ऑफ सेट m, क्योंकि m आपका क्लोज है। This shows that the arbitrary sequence xm in m has a subsequence which converges in m। अब हमने zm जो सीक्वेंस लिया है वो आपका किसका सीक्वेंस, सब सीक्वेंस है xn का, और z सीक्वेंस जो है इन टर्म्स ऑफ दिस बाउंडेड है, और बाउंडेडनेस इंप्लाइज के आपके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर देखें हमने कोई भी आर्बिट्रेरी xn सीक्वेंस की zn सीक्वेंस ली है, तो बेल्ज़ानो-वीस्ट्रास थ्योरम की एप्लीकेशन हमें बताती है कि वो जो सब सीक्वेंस आपने ली है वो कन्वर्जेंट है किसी पॉइंट z को, और आपका जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो हम m के अंदर ले रहे हैं, m की क्लोजनेस हमें कन्वर्जेंस देती है उसी पॉइंट के अंदर, यानी कि वो पॉइंट उसी सेट के अंदर कन्वर्ज करता है। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारा वो आर्बिट्रेरी जो सब सीक्वेंस है वो आपके का उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करता है। तो हिंस कि किसी भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग आपको उसकी सब सीक्वेंस मिल जाए जो उसी स्पेस में कन्वर्ज करती है, तो वी कंक्लूड दैट कि आपका वो सेट जो है वो कम्पैक्ट होता है बाय द डेफिनेशन। हिंस बाउंडेडनेस एंड क्लोजनेस दोनों यूज हुई हैं और दोनों ने ये प्रूव कर दिया कि आपकी वो जो स्पेस है वो कम्पैक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस जो होती है वो कम्पैक्ट होती है इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। अच्छा, यहाँ पे मैं कम्पैक्टनेस और कंप्लीटनेस के हवाले से आपको बताता जाऊं कि कम्पैक्टनेस इंप्लाइज कंप्लीटनेस ऑलवेज, क्योंकि आपके पास जो कम्पैक्टनेस होती है वो बताती है कि हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है। अब हर सीक्वेंस की एग्जिस्ट करती है तो हर कॉची सीक्वेंस की भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपके पास कंप्लीटनेस कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड है कि हर कॉची सीक्वेंस जो है वो उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करे। अब जब हम कहते हैं कम्पैक्टनेस में कि हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है, तो हर सीक्वेंस के अपने आप भी आप देखें तो वो सब सीक्वेंस है अपने आप भी उसकी जो कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो इससे हम ऑब्टेन कर लेते हैं कि xn सीक्वेंस कम्पैक्ट स्पेस के अंदर जो है वो कन्वर्ज करता है, और क्योंकि वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, अभी हमने देखा। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास हर सीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंट है तो हर कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, और हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह हम बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं कि कम्पैक्टनेस इंप्लाइज कंप्लीटनेस। लेकिन हर कंप्लीट स्पेस जो होती है वो कंपैक्ट नहीं होती। इसकी ज़्यादा सी एग्जांपल हमारे पास क्या है,
आर एन, आर स्पेस, स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ये तमाम ऐसी स्पेसेस हैं जो कंप्लीट तो हैं क्योंकि इसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, जो कि हम प्रूफ भी कर चुके हैं, लेकिन ये स्पेसेस कंप्लीट, ये स्पेसेस जो हैं वो कम्पैक्ट नहीं हैं। कम्पैक्ट इन दी सेंस कि इनके अंदर हर सीक्वेंस की कॉची सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती। और अगर आप देखें इस थ्योरम को अप्लाई करें जिसमें हमने देखा कि आपके पास क्लोजनेस एंड बाउंडेडनेस इम्प्लाइज द कम्पैक्टनेस, तो क्या आर क्लोज है? आंसर इज यस, क्योंकि आर के अंदर हर आपके पास सीक्वेंस ले तो वो आर एन के अंदर, तो वो हर आर एन के अंदर ही कन्वर्ज करता है, उसका पॉइंट आपको मिल जाता है, जिस यूनिक पॉइंट को कन्वर्ज करती है वो आर एन का ही हिस्सा होता है। लेकिन आपकी जो सीक्वेंस जो है ना आर एम है वो बाउंडेड नहीं है, इस तरह आर बाउंडेड नहीं है, स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बाउंडेड नहीं है। तो क्लोजनेस प्लस बाउंडेडनेस implies compactness in finite dimensional space, but in a finite dimensional space again, if a set is closed, not bounded, then it is not compact. We can see that Rn is closed but not bounded, so hence it is not compact. तो इस तरह आप स्पेस R को भी शो कर सकते हैं कि वो compact नहीं है। हम कुछ एग्जाम्पल इसके बाद भी इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट जिस तरह के आर एन का भी हम जिक्र कर रहे हैं, आर एन और इन एनी अदर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस, द कम्पैक्ट सबसेट आर प्रिसाइजली द क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट्स। अब आर एन या आप कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस लेते हैं तो हम कोई भी इसकी सब स्पेस लें तो जरूरी है कि वो अगर कम्पैक्ट होने के लिए कि वो क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो। क्लोज और बाउंडेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इम्प्लाई हम कर लेते हैं कि वो स्पेस हमारे पास कम्पैक्ट है। हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के अंदर ये चीज देख सकते हैं। तो so that this property closeness and boundedness can be used by defining compactness. ये compactness define करने के लिए sufficient है। आपसे कोई भी कहे कि finite dimensional space या उसकी कोई सब सीक्वेंस दे दे और कहे कि prove that कि it's a compact, तो आप सिर्फ इतना ही शो कर दें कि वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। However, this can no longer be done in the case of infinite dimensional norm space. Infinite dimensional norm space में ये चीज़ होल्ड नहीं करती। हम अभी भी एग्जांपल देख चुके हैं कि आपके पास हमने infinite dimensional space में हमारे पास क्लोज और बाउंडेड सीक्वेंस L2 स्पेस में मौजूद हैं, यानी कि उसके नाम के तहत वो क्लोज भी हैं और बाउंडेड भी हैं लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं हैं। A force of other interesting results is the following lemma by F. Reeds. Fernet रीड्स का इम्पॉर्टेंट लेमा है जिसके से मुतल्लिक हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अभी स्टडी करते हैं कि कम्पैक्टनेस हमें क्या क्या अदर जो है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो देती है। लेट y and z be the subspaces of a norm space x of any dimension either finite or infinite, कि हर आपके पास कोई भी स्पेस ले लें नॉर्म स्पेस, उसके हम दो सबसेट ले लेते हैं, एक y और z, और सपोज करते हैं कि y इज क्लोज्ड एंड इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ z, कि y जो है क्लोज भी है और प्रॉपर सबसेट है किसका, z का। प्रॉपर सबसेट से मुराद ये है कि ना वो एम्प्टी है और ना वो z के इक्वल है। देन फॉर एनी रियल नंबर थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि कोई भी आपके पास एक थीटा नंबर ले लें इन द ओपन इंटरवल 0-1, उसके लिए देयर एग्जिस्ट अ नंबर z बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल Z, यानी कि जिसके अंदर मौजूद है y जिसके अंदर क्लोज सेट मौजूद है, सच दैट क्या होगा कि एक नंबर z जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम 1 होगा और उस z का y के साथ डिस्टेंस लें तो आपके पास हमेशा ग्रेटर देन थीटा होगा, जो थीटा आपके पास 0-1 ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है। y के हर एलिमेंट के लिए उस z का डिस्टेंस जो है उस पॉइंट z का जिसका नाम 1 है हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थीटा होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास जिसका हम प्रूफ जो है अभी स्टडी करते हैं कि फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस के अंदर आपके पास ये चीज़ होल्ड करती है कि अगर आप उसकी दो सब स्पेस ले लें, एक y और z, y क्लोज सबसेट है z के अंदर, तो आपके पास यहाँ पर हर रियल नंबर थीटा के लिए जो 0-1 ओपन इंटरवल है उसके लिए एक नंबर z जरूर एग्जिस्ट करेगा कि उस z का नाम हमेशा 1 की इक्वल होगा और उस z का y के हर एलिमेंट के साथ अगर आप डिस्टेंस लें या नॉर्म लें वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा थीटा के फॉर ऑल टर्म्स y बिलोंग्स टू द सेट y। नाउ अगर हम इसका प्रूफ कंसिडर करें तो वी कंसिडर एनी
एलिमेंट v दैट इज बिलोंग टू द z बट नॉट इन y, यानी कि आप v डायग्राम में भी देखें तो हम एक ऐसा एलिमेंट v अगर यहाँ से पिक करें जो z में तो मौजूद है लेकिन y में मौजूद नहीं है, क्योंकि y क्या है, क्लोज सबसेट है z का एक नॉर्म स्पेस x के अंदर। ये हमारे पास डायग्राम में x आपके पास एक नॉर्म स्पेस है, इसकी दो सब स्पेसेस हैं z भी और y भी, इस तरह से कि y जो है वो सब स्पेस है z की और इसकी क्लोज सब स्पेस है। तो हम v एलिमेंट जो है वो z माइनस y से पिक करते हैं एंड डिनोट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y बाय a। हम कहते हैं कि इस स्पेस y का और z का अगर आप डिस्टेंस ले लें तो वो आपके पास a के बराबर है। डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस हमेशा जो है वो इन्फीमम डिस्टेंस यानी कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द सेंस। तो इन अ फिगर लेट अस से कि हमारे पास इस v एलिमेंट जो हमने लिया, एनी एलिमेंट लिया, इसका अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं y के साथ, यानी कि y जो है सेट के साथ, तो सेट के साथ डिस्टेंस जब लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू द इन्फीमम ऑफ ऑल y बिलोंग्स टू द y नॉर्म ऑफ v माइनस y, यानी कि इसके क्लोजेस्ट तमाम एंट्रीज आप ले लें, इन्फीमम लेंगे तो जो पॉइंट इसके बिल्कुल नियरेस्ट होगा v के, वो डिस्टेंस मैयर होगा इस सेट का और पॉइंट का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी सेट का किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे लेते हैं, ये आपके पास उसका एक वे है। क्लियरली a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपका पॉइंट जो है जो हम v ले रहे हैं वो अदर देन y है, तो यहाँ से जो भी आप पॉइंट लेंगे इसका डिस्टेंस जो है इससे कोई ना कोई होगा। तो जो इन्फीमम डिस्टेंस है लेट अस से सम a, और वो आपका a जो है वो पॉजिटिव है। क्योंकि पॉजिटिव क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंट वजह कि y क्लोज है, y के अंदर तमाम बाउंड्री एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे बाउंड्री से भी एलिमेंट ले रहे हैं तो दूसरा एलिमेंट अगर बाउंड्री से बाहर है तो कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर होगा आपके पास, जितना भी जो भी डिस्टेंस आपके पास होगा दैट इज सम पॉजिटिव रियल नंबर बिकॉज द क्लोजनेस ऑफ y। जिस तरह y क्लोज है तो इसका और इस पॉइंट का, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लें और एक पॉइंट बाहर है तो दे अटेन सम डिस्टेंस विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमें एश्योरिटी देता है कि इनका v और y का जो डिस्टेंस है ये आपके पास हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा जो कि a है। नाउ वी टेक एनी थीटा फ्रॉम द 0 1, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा देयर एग्जिस्ट सम z। अब हम वो z की एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं। यहाँ पे आप थीटा लेते हैं 0 1 ओपन इंटरवल में से, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एन इन्फीमम की डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y नॉट बिलोंग्स टू द y सच दैट के v माइनस y नॉट नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू a ओवर थीटा विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द a। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, a का डिस्टेंस जो है वो क्या है, अगर हम पिछली टर्म पे आए a जो है वो इन्फीमम ऑफ v माइनस y है, यानी कि सबसे छोटा डिस्टेंस। तो अगर आप इन्फीमम हटा दें तो बाकी टर्म्स के लिए क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू हो जाएगा द नॉर्म ऑफ v माइनस y। तो बाकी अगर आप कोई आर्बिट्ररी लेते हैं इसमें से y नॉट y में से, y का हो सकता है एलिमेंट यहाँ हो, तो उसका अगर आप देखें यहाँ से डिस्टेंस का a है तो बाकी जो डिस्टेंस होंगे वो इस a के डिस्टेंस से ग्रेटर होंगे। हेंस वी से दैट a इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ v माइनस y नॉट फॉर टेकिंग एनी आर्बिट्ररी। इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है ये डिस्टेंस। तो इस थीटा के लिए बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, अब आपके पास थीटा क्या है 0 से 1 तक कोई भी एलिमेंट, तो अगर आप इसको a ओवर थीटा भी डिवाइड करें कि आपके पास एक एलिमेंट जरूर आपको ऐसा मिल सकता है जो a ओवर थीटा से लेस होगा बिकॉज ऑफ क्लोजनेस एंड बाउंडेडनेस। तो हम ये अटेन कर लेते हैं कि आपका a ओवर थीटा जो है वो v माइनस y के नॉर्म से ग्रेटर होगा, वेयर a ओवर थीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a, क्योंकि आपका थीटा जो है वो 1 से छोटा है 0 से बड़ा है। तो 1 से छोटी वैल्यू डिवाइड करेंगे, फॉर इंस्टेंस के यू कैन टेक इट्स 0.5, तो ये 2a के इक्वल हो जाएगा। a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो 2a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a, यानी कि इस तरह आप अटेन कर लेते हैं कि a ओवर थीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द नंबर a, क्योंकि थीटा आपके पास 0 और 1 के दरमियान कोई एलिमेंट है, रियल नंबर है। लेट अस टेक या लेट अस डिफाइन द नंबर z कुछ इस तरह से कि z इज इक्वल टू द c टाइम्स v माइनस वाई नॉट, कि ये आपके पास v माइनस वाई नॉट है, c हम बिल्कुल इसका रेसिप्रोकली नॉर्म ले लेते हैं, यानी कि यही जो एलिमेंट है इसका वो रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास एक नंबर c बन जाता है। हम z एक आर्बिट्रेरी डिफाइन करते हैं, z इस तरह से कि c माइनस वी नॉट ओवर नॉर्म ऑफ v माइनस वी नॉट। देखिए z में ये खूबी है कि अगर आप z का नॉर्म लें तो ओवरऑल नॉर्म आपके पास आ जाएगा,
तो नॉर्म ऑफ दिस ओवर नॉर्म का नॉर्म लें तो वो अगेन नॉर्म ही आता है और वो कैंसिल होकर आपके पास वैल्यू 1 आ जाती है. इट्स मीन द नॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 1. नाउ वी आर टू शो दैट ये कि वो हर थीटा के लिए एक नंबर z ये वाला एग्जिस्ट करता है कि z माइनस y आप लें तो इसका नाम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y. नाउ वी हैव के z माइनस y अगर आप लें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z जो कि हमने डिफाइन किया, दैट इज द c टाइम्स v माइनस y नॉट. यहाँ पर इसमें से ये वाला y माइनस हो रहा है विच इज इक्वल टू दैट वेन एवर वी टेक द c कॉमन, क्योंकि आपके पास c क्या है, ये नंबर है जो कि a से ग्रेटर है और नॉन नेगेटिव नंबर है. तो आपके पास अगर हम यहाँ से c कॉमन ले लें देन इट विल गिव्स अस द c टाइम्स v माइनस सम y1 वेयर y1 इज दिस एंट्री, दैट इज द y नॉट प्लस c पावर माइनस 1 टाइम्स y. ये प्रूफ थोड़ा सा वैसे लेंथी लग रहा है लेकिन है इतना लेंथी नहीं. अगर आप इसको प्रिसाइजली पढ़ें और देखें तो ये स्टेप्स जो हैं बड़े मुफीद हैं जो कि प्रूफ में इसका हिस्सा हैं. तो आपके पास एक नंबर y आपको मिल गया, यानी कि क्या प्रूफ हुआ कि आपके पास z माइनस y नॉर्म लें दैट इज इक्वल टू द c टाइम्स v माइनस y1. और v माइनस y1 क्या है आपके पास, y1 आपके पास ये वाली एंट्री है यहाँ पे. देन द फॉर्म ऑफ y शोज दैट कि y1 बिलोंग्स टू द y. ये y का क्यों हिस्सा है, अगर आप इससे गौर करें कि y के अंदर आपके पास तमाम क्लोज और बाउंडेड एलिमेंट्स मौजूद हैं तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये आपका एलिमेंट अगेन आपको y1 ऐसी एंट्री मिल जाती है जो कि y में मौजूद है. हिंस कि v माइनस y1 नॉर्म लें तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द a बाय द डेफिनेशन ऑफ a. a आपके पास क्या है कि a इज द इन्फिमम ऑफ ऑल v माइनस y. तो इन्फिमम है तो अगर आप इन्फिमम हटाएं तो आपके पास ये v माइनस y से ग्रेटर है बाय द डेफिनेशन ऑफ a. राइटिंग c आउट एंड यूजिंग 1, वो जो हमने 1 पीछे डिफाइन किया है, वेयर इज द 1, दिस दैट के a इज लेस देन इक्वल टू द v माइनस y नॉट नॉर्म दैट इज लेस देन इक्वल टू द a ओवर थीटा. अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को प्लग इन करें तो वी ऑब्टेन दैट के नॉर्म ऑफ z माइनस y इज इक्वल टू द c टाइम्स नॉर्म ऑफ v माइनस y नॉट. c यहीं पे रखते हैं, ये किसकी इक्वल है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द a, क्योंकि ये हमारे पास इसका डिस्टेंस हमेशा a से ग्रेटर है. और अब आपके पास c की वैल्यू प्लग इन कर दें तो व्हाट इज c, c इज द 1 ओवर नॉर्म ऑफ v माइनस y नॉट, और जो अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू है a ओवर थीटा के. यहाँ से आपके पास a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वही नंबर थीटा आ जाएगा जो 0 और 1 के बिलोंग है, 0 और 1 के दरमियान है. तो इससे क्या होता है, द नॉर्म ऑफ z माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, के हर थीटा जो 0 1 में आप लेते हैं एक नंबर z एग्जिस्ट करता है जिसका नाम हमने देखा 1 की इक्वल है, और इसका अगर आप नॉर्म लें विद डिफरेंस विद y तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा. सिंस y बिलोंग्स टू द y वाज आर्बिट्रेरी, ये आपने आर्बिट्रेरी नंबर लिया था y स्पेस में से, तो इसी तरह y के हर एलिमेंट के लिए हम एक नंबर z जरूर एग्जिस्ट करता है कि जो आपके पास कोई भी थीटा ले लें 0 1 के दरमियान तो उस नंबर z का नाम जो होगा, एक नंबर z जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम इक्वल टू 1 होगा और उस z का जो y के साथ डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा होगा. अब हम इन ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस के बारे में देखते हैं कि इन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस द क्लोज्ड यूनिट बॉल इज कॉम्पैक्ट. क्लोज्ड यूनिट बॉल को अगर आप देखें तो क्लोज्ड यूनिट बॉल जो होती है वो क्या होती है, वो आपके पास क्लोज होती है क्योंकि आपके जो चूंकि क्लोज है तो एंड पॉइंट्स भी इसमें शामिल हैं, आपका हर सीक्वेंस उसी स्पेस में कन्वर्ज करता है, और बाउंडेड भी है क्योंकि क्लोज आप यूनिट बॉल ले रहे हैं जिसका रेडियस 1 है, वो बाउंडेड भी होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉल क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, और फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में कोई भी चीज़ क्लोज और बाउंडेड होती है तो वो कम्पैक्ट होती है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये वर्थ है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की. कन्वर्सली रीट्स लेमा गिव्स द फॉलोइंग यूजफुल एंड रिमार्केबल थ्योरम. ये अगर हम ये रीट्स लेमा जो अभी हमने प्रूव किया है इसकी मदद से हम ये इंपॉर्टेंट जो है ना लेमा देख सकते हैं जो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में के लिए है. फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के लिए लेमा देखते हैं. द थ्योरम जिसे हम कहेंगे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इफ ए नॉर्म स्पेस x हैज द प्रॉपर्टी दैट
द क्लोज यूनिट बॉल m, आपके पास एक क्लोज यूनिट बॉल है m, यानी कि जिसका सेंटर 0 है और रेडियस का 1 है, इज कम्पैक्ट देन x इज फाइनाइट डायमेंशनल। कि किसी भी नॉर्म स्पेस के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि उसकी क्लोज यूनिट बॉल जो कम्पैक्ट होती है, अगर क्लोज यूनिट बॉल है वो कम्पैक्ट हो तो वो x जो होगा वो लाजमी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होगा। क्योंकि आप क्लोज यूनिट बॉल जब भी लेते हैं, देखें Rn के अंदर लेते हैं तो Rn के अंदर क्लोजनेस भी आपको मिल गई, बाउंडेडनेस भी मिल गई, लेकिन हर डायमेंशनल स्पेस में आपके पास जो यूनिट बॉल है वो जरूरी नहीं है कि वो क्लोज और बाउंडेड हो, क्योंकि इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में हमारे पास ऐसी बहुत सारी बॉल्स हैं जो क्लोज और बाउंडेड एट अ टाइम नहीं हैं। तो आपके पास अगर वो बॉल क्लोज और बाउंडेड है तो दिस इम्प्लाइज कि वो कम्पैक्ट है, और कम्पैक्ट अगर हो जाती है तो इफ एंड ओनली इफ कि वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, आपके पास वो स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है जिसका जिक्र हो रहा है। ये वेरी बहुत, अगर आप इस पर गौर करें तो प्रिसाइज और इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात हो रही है। लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दिस कि आपके पास एक नॉर्म स्पेस x है जिसमें ये प्रॉपर्टी है कि उसकी क्लोज यूनिट बॉल कम्पैक्ट है। तो हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि ये जो है x है वो क्या होगी, वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होगी। इसके दो तरह से प्रूफ देखे जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट वे यही है कि आप कंट्रोडक्शन से शो करें कि आप सपोज करें कि वो आपकी जो स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस फिर भी नहीं है। सपोज कि आपके पास वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस जो है वो उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है, यानी कि वो इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, इन्फिनिटी उसकी डायमेंशन है। वी आर टू शो कि आपके पास कंट्रोडक्शन आ जाती है कि हमें क्लोजनेस या कम्पैक्टनेस का जो है वो इशू आ जाता है हमारे पास। तो वी चूज एनी x ऑफ नॉर्म 1, कि सपोज करते हैं कि हमारे पास x एक एलिमेंट है जिसका नॉर्म 1 है। दिस x जनरेट्स ए वन डायमेंशनल सबस्पेस x1 ऑफ x, कि हम एक इसकी वन डायमेंशनल स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह Rn है तो हम Rn में से वन एक स्पेस, एक R की स्पेस जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं एलिमेंट्स को कलेक्ट करके। सिर्फ उसके पहले फर्स्ट एलिमेंट आप कलेक्ट कर लें। तो which is closed and by proper subspace of x since dimensional of x is infinity। हमारे पास गिवन क्या है कि वो क्लोज स्पेस है, तो सपोज क्लोज स्पेस की अगर आप हर एक डायमेंशन को यूटिलाइज करते जाएं तो वो आपके पास जो है अगेन क्लोज स्पेस ही होगी। बाय रीड्स लेमा देयर एग्जिस्ट ए नंबर x2, आपके पास एक x2 नंबर जरूर मिलेगा जिसका नाम 1 के इक्वल होगा, और बाकी इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ अगर आप x2 का डिस्टेंस लें तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम थीटा, जो कि थीटा आपके पास 0-1 को के ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है। अगर हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कि वो थीटा आपके पास 1/2 है, कि आपके पास एक ऐसा नंबर मिल गया हमें x2 के, चूंकि हर थीटा के लिए एग्जिस्ट करता है तो थीटा 1/2 के लिए भी एक x2 एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम 1 के इक्वल होगा, और उसका आपके पास हर एलिमेंट जो है x1 का उसके साथ इसका डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन 1/2 होगा। अब यहाँ पर हम n एलिमेंट x1 और x2 देखें तो वो जनरेट करते हैं अ टू डायमेंशनल प्रॉपर क्लोज सबस्पेस x2 ऑफ x। बाय रीड्स लेमा अगेन देयर एग्जिस्ट x3 एलिमेंट जिसका नाम क्या होगा, 1 होगा, यानी कि आपको एक और सबस्पेस मिल गई, क्लोज सबस्पेस। इस तरह आप x3 भी ले लेते हैं जिसका x2 के साथ देखा जाए हर एलिमेंट के साथ एक नंबर आपको थीटा जरूर मिलता है, कि आपके पास उस x3 का नाम 1 भी है और x3 का उस एलिमेंट x के साथ डिस्टेंस लें तो वो 1/2 से ग्रेटर है। इन पर्टिकुलर x3 का ना x1 के साथ भी डिस्टेंस 1/2 से ग्रेटर है, x3 का x2 के साथ भी ग्रेटर है। तो इस तरह हम स्टेप्स को प्रोसीड करें, देन वी अटेन ए सीक्वेंस xn इन स्पेस m। हम m स्पेस के अंदर एक पूरी की पूरी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं सच दैट कि xm माइनस xn करें, इनका नाम ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा, क्योंकि हम हर थीटा फिक्स कर लें 1/2 के लिए हमें एक एलिमेंट की कलेक्शन मिलती जाती है, तो हम इस तरह एक कॉची सीक्वेंस अटेन कर लेते हैं। अब ये आपके पास ऐसा सीक्वेंस है जो 1/2 से, कॉची सीक्वेंस तो नहीं कहेंगे हम, हर xn और xm का नाम जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास 1/2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन, कि जिसके लिए आपका फॉर ऑल mn ले लें, इनका डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन आपके पास 1/2 है।
कि एप्सिलॉन 1/2 आप लें, तो उससे क्या होगा कि हर एप्सिलॉन के लिए तो नहीं है, तो ये आपके पास कॉशीनेस को कंट्राडिक्ट करती है डेफिनेशन कि आपका ये सीक्वेंस जो है वो कॉशी नहीं होगा। जब ये सीक्वेंस कॉशी नहीं होगा, तो जब सीक्वेंस कॉशी नहीं है तो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होता हमारे पास। ऑब्वियसली xn कैन नॉट कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। आपके पास xn जो है वो कॉशी सीक्वेंस नहीं है, तो xn जो है वो आपके पास जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी नहीं है। इसी तरह xn की जो अगर आप सब सीक्वेंस भी देखें तो वो भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, कम से कम आपको एक सीक्वेंस वो मिल जाती है इटसेल्फ जो सब सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि बीइंग नॉट ए कॉशी। दिस कंट्राडिक्ट्स द कंपैक्टनेस, क्योंकि कंपैक्टनेस क्या कहती है कि हर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जो होती है, हर जो सब सीक्वेंस होती है वो कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन आ गई कि आपके पास जो हर सीक्वेंस की सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट, हर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग आपको कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं मिलती। तो ये कैसी स्पेस है जहाँ पर हर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद ना हो, फिर तो वो कंपैक्टनेस ना हुई, विच कंट्राडिक्ट्स द कंपैक्टनेस। हेंस आवर स्पेस हैव ए इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, कि वो आपकी स्पेस जो है वो लाजमी तौर पर इनफाइनाइट डायमेंशनल होगी। इस वजह से इसकी डायमेंशन जो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या इन्फिनिटी है, इट्स फॉल्स। हेंस द डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी ए फाइनाइट। कंपैक्ट सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ वेल बिहेव्ड, यानी कि ये बड़े वेल बिहेव्ड होते हैं। यहाँ पे हर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग आपको कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाती है। कन्वर्जेंस का भी बात यहाँ पे तय होगी, क्लोजनेस भी है, बाउंडेडनेस भी है, तो ये बड़ी बड़ी वेल बिहेव्ड होती हैं। ये बिल्कुल एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जो है ना वो कंपैक्टली जो होते हैं मिले होते हैं। हैव ए सेवरल बेसिक प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड नॉट शेयर्ड बाय नॉन कंपैक्ट सेट्स। नॉन कंपैक्ट सेट्स यानी कि जो अनबाउंडेड सेट्स हैं आपके, और जो बाउंडेड सेट्स हैं उनको थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट करती है। In connection with continuous mapping, a fundamental property is that compact set have compact images as follows। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कंपैक्ट स्पेस पर जो भी कंटिन्यूस आप सेट ले लें उसका इमेज भी हमेशा कंपैक्ट सेट आपको जनरेट करके देता है, जो कि एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है कंटिन्यूस मैपिंग की, कि कंपैक्ट सेट का इमेज भी कंपैक्ट होता है कंटिन्यूस मैप के लिए। यानी कि थ्योरम क्या है कंटिन्यूस मैपिंग का, लेट x एंड y बी मीट्रिक स्पेसेस एंड t बी ए कंटिन्यूस मैप फ्रॉम स्पेस x टू द y। ये आपके पास दो मीट्रिक स्पेसेस के ऊपर एक कंटिन्यूस मैप मौजूद है आपके पास। देन इमेज ऑफ ए कंपैक्ट सबसेट m ऑफ x अंडर t इज कंपैक्ट, के इमेज आप ले लें, t आपके पास x से y पे मैप होती है, तो अगर आप m एक एलिमेंट है x का जो कि कंपैक्ट है, इसका इमेज लेंगे तो क्या आएगा, tm आएगा, और वो tm भी कंपैक्ट होगा। m कंपैक्ट सबसेट कंपैक्ट सब स्पेस है x की, और tm जो है वो भी कंपैक्ट होगा अगर आपके पास m कंपैक्ट है, t कंटिन्यूस मैप है आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कंटिन्यूस इमेज ऑफ कंपैक्ट स्पेस इज कंपैक्ट। प्रूफ की तरफ आते हैं हमने tm यानी ये शो करना है कि tm कंपैक्ट है। By the definition of compactness, it is sufficient to show that every sequence yn in the image set Tm which is in Y contains a subsequence which converges in Tm। कि हर Tm के अंदर आप कोई भी लेते हैं सीक्वेंस, उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद होती है, उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है। सिंस आप yn कोई लेते हैं Tm के अंदर सीक्वेंस, तो we have there exists some xn in x such that कि आपके पास क्या होगा कि tx लेंगे तो इक्वल टू y के इक्वल आ जाएगा। tm आपके पास y का एलिमेंट है, तो इसके लिए हर xn सीक्वेंस आपके पास एक सीक्वेंस xn जो है वो m के अंदर एग्जिस्ट करेगा जो कि x का सबसेट है, सच दैट कि tx आप txn लेंगे तो yn आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फॉर सम yn जिसमें सम आपके पास xn सीक्वेंस जो है वो m सेट में से आ रहा है। सिंस m इज कंपैक्ट, ये हमारे पास गिवन है कि m कंपैक्ट है, तो xn कंटेन्स ए सब सीक्वेंस xn के जो कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, कन्वर्जेंट है किसके अंदर, m के अंदर। द इमेज ऑफ
एक्स एन के इज सब सीक्वेंस ऑफ वाई एन विच कन्वर्जेज इन टी एम बिकॉज टी इज कंटिन्यूस। हम कंटिन्यूटी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि अगर एक सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है तो टी एक्स एन सीक्वेंस भी टी एक्स को कन्वर्ज करेगा। ये क्या है, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी की। तो अब आपके पास देखें यहाँ पे एक्स एन के सीक्वेंस है जो एक्स को कन्वर्ज करता है, टी कंटिन्यूस मैप है तो टी एक्स एन क्या करेगी, एक्स एन के वो टी एक्स को कन्वर्ज करेगी। तो इससे क्या हमें मिल गया कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इंप्लाइज कि टी एक्स एन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो इससे ये हो गया कि आपके पास वो जो टी एक्स एन सीक्वेंस है वो टी एक्स एन के सीक्वेंस वो टी एम के अंदर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि आपके पास वाई एन जो भी हमने टी एम के अंदर लिया है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है। तो दिस शोज दैट टी एम इज कंपैक्ट। So this is very beautiful property के continuous image of compact space is compact या continuous image of subspace of compact space is compact. For this theorem, we conclude that the following property well known from calculus for continuous functions carries over the metric spaces। यानी कि calculus के अंदर हमारे पास maximum minimum का concept है कि maximum, minimum, upper bound, lower bound इस तरह की चीजें exist करती हैं। How they are useful for metric spaces। इसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी को डिस्कस करते हैं, क्वालिटी रिलेटेड टू द मैक्सिमम एंड मिनिमम। ए कंटिन्यूअस मैपिंग टी ऑफ कंपैक्ट सबसेट एम ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स टू इंटू आर, यानी कि आपके पास एक एम एक कंपैक्ट सेट है, यहाँ पर एम हमारे पास हम ले लेते हैं, एम कंपैक्ट है, हमारे पास किसका सबसेट सबस्पेस है, एक्स की सबस्पेस है। टी हमारे पास एक कंटिन्यूअस मैपिंग है जो इस एम से सेट आर के ऊपर है। तो हम कहते हैं आपके पास ये जो द कंटिन्यूअस मैपिंग टी ऑफ ए कंपैक्ट सबसेट एम ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स इनटू आर एज्यूम्स ए मैक्सिमम एंड मिनिमम एट सम पॉइंट ऑफ एम। ये जो मैपिंग है ये मैक्सिमम और मिनिमम अटेन करती है एम के किसी पॉइंट पर, यानी कि एम पे आपके पास जरूर एक ऐसा पॉइंट होगा कि आपको मैक्स वैल्यू आर के अंदर भी मिल सकती है और मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है अगर मैप टी कंटिन्यूअस है, एम आपके पास कंपैक्ट है। इसलिए अब देखें हम हमारे पास क्या है, टी एम जो है यानी कि ये भी टी एम का जो भी इमेज लेते हैं आपके पास एक सेट बन जाता है टी एम जो कि आर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर इस कंपैक्ट यानी कि क्यों कंपैक्ट है, हमारे पास कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कंपैक्ट स्पेस इज कंपैक्ट जो कि अभी हमने थ्योरम पढ़ा। इट इज क्लोज्ड क्योंकि कंपैक्ट सेट जो है वो क्लोज भी होते हैं और बाउंडेड भी होते हैं। तो टी एम आपके पास क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, कंपैक्ट भी है। सो दैट बाउंडेड होने की वजह से इन्फीमम ऑफ टी एम इज कंटेन्ड इन टी एम, इसका इन्फीमम जो है वो टी एम के अंदर कंटेन करेगा और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा जो टी एम के अंदर कंटेन करेगा क्योंकि सेट क्लोज भी है। क्लोज का मतलब क्या है कि इसका इन्फीमम जो है वो इसका हिस्सा है। क्लोजनेस और भी बताती है कि इसका सुप्रीमम भी इसका हिस्सा है, क्लोजनेस और बाउंडेडनेस बताती हैं। कंपैक्टनेस ये बताती है कि ये सेट क्लोज भी होगा, बाउंडेड भी होगा। क्लोज और बाउंडेडनेस ये बताती है कि इसका इन्फीमम और सुप्रीमम इसका अपना हिस्सा होगा, इसका एलिमेंट होगा। अब अगेन हम कंटिन्यूटी को देखें, द इनवर्स इमेज ऑफ दीज टू पॉइंट कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एम। अगर आप इसके इनवर्स इमेज देखें, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपके पास इनवर्स इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, मैप चूंकि कंटिन्यूअस है। तो एट विच टी एक्स इज मैक्सिमम और मिनिमम के आपके पास टी एक्स के लिए इनवर्स इमेज देखें तो आपके पास जरूर यहाँ पे एक आपके पास पॉइंट मिलेगा जिसके लिए वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी क्योंकि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है टी एक्स का, जिसका मतलब है कहाँ पे वो सबसे बड़ी है या कहाँ पे उसका लीस्ट अपर बाउंड है, बड़ों में सबसे छोटा कौन सा है और इस तरह छोटों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपको वहां पे पॉइंट मिल गए। अब जो जिन पॉइंट पर मिले वहां पे उसका अगर आप इनवर्स इमेज देखें वो किस पॉइंट पर आ रहा है, तो इस तरह हमें उस स्पेस के अंदर आपके पास एलिमेंट मिल जाते हैं जिन पर मैप मैक्सिमम एलिमेंट भी अटेन करती है और मिनिमम एलिमेंट भी अटेन करती है। तो ये कंपैक्टनेस की एक और खूबसूरत प्रॉपर्टी है जो कि हम स्टडी कर सकते हैं किसी भी मैप के लिए जो आर पर मैप हो रही है जहां पे हम मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को देख रहे हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू दिस वन। सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के शो दैट आर एन एंड आर सी एन इज नॉट कंपैक्ट।
अब बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आपके पास आर एन और सी एन जो है वो कम्पैक्ट नहीं है। दो तरह से प्रूफ देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप देखें क्या ये क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, क्योंकि कम्पैक्टनेस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में कोई भी सेट जो है वो कम्पैक्ट तब होता है वो क्लोज और बाउंडेड हो, इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। यहाँ पे हम देखते हैं आर एन और सी एन को। पहले आर एन को देख लें, आर एन क्या क्लोज है? द आंसर इज यस, क्योंकि आर एन के अंदर हर सीक्वेंस उसके अंदर ही कन्वर्ज करती है, हर कॉची सीक्वेंस भी उसके अंदर ही कन्वर्ज करती है। और लेकिन आर एन जो है ना आपके पास बाउंडेड नहीं है, क्योंकि आर एन में आप देखें तो आपके पास इट्स फ्रॉम द स्पेस जिसके टू टपल्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आते हैं, और आपके पास एक प्लेन जो है वो ड्राइव करती है जो कि अनबाउंडेड है। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं जिनकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के आप अगर लेट अस टेक सम सीक्वेंस एक्स एन, आप यहाँ पे सीक्वेंस लेते हैं एक्स एन इस तरह से, एन टपल जिसकी एलिमेंट्स आपके पास ना एक्स एन सीक्वेंस ले लें। मैं इस तरह से सीक्वेंस लेना चाह रहा हूँ आपके के लिए यहाँ पे कि जिसकी फर्स्ट टर्म आपके पास इस तरह से है कि आपके पास 1 1 2 2 3 3 अप टू यहाँ पे आपके पास कुछ फाइनाइट टर्म्स है, यानी कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ n/2 ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, क्योंकि n टपल्स हैं। इस तरह x2 आप ले लें, वो आपके पास क्या है जी 2 2। इस तरह यहाँ पे आपके पास 3 3 4 4 और लास्ट टर्म आप इसमें ले लेते हैं यहाँ पे n/2 है तो यहाँ पे हम इसमें +1 कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, प्लस n+1/2 n+1/2। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो आप क्या बता सकते हैं इस सीक्वेंस के अंदर आपको अप टू सो ऑन इसकी थर्ड टर्म जिस तरह के क्लियर है, आपके पास क्या होगी x3 = ये भी n टपल होगी, और आपके पास एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास यहाँ पर जी बिल्कुल 3 3 4 4 5 5 अप टू सो ऑन इसकी n+2/2, फिर अगेन n+2/2 इसका n टपल होगा। तो इस सीक्वेंस जो सीक्वेंस आपके पास मिल गई, इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग आपके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इस सीक्वेंस की कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। आप यहाँ पर इसमें से कोई ऐसी सीक्वेंस ले सकते हैं जो कन्वर्जेंट नहीं है सब सीक्वेंसेस की। फॉर एग्जांपल इसकी आपने वन टर्म, पहली टर्म क्या है n1 n3 n5 को मिलाकर आप एक सब सीक्वेंस ले लें, तो क्या वो कन्वर्ज करती है? द आंसर इज नो, बिकॉज आप इसकी लास्ट टर्म देखें तो इन्फिनिटी इस तरह की फॉर्म आपको मिल जाती है जो कि दोबारा आर एन में मौजूद नहीं है। तो इससे मुराद ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे सीक्वेंस मौजूद हैं जिनकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस नहीं हैं। इस तरह सी एन में भी आप सीक्वेंस जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दैट शो दैट अ मीट्रिक स्पेस, दूसरी प्रॉब्लम है शो दैट अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इज नॉट कम्पैक्ट। इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जब आप लेते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक आपके पास क्या है कि जिसमें ये कंडीशन होल्ड करती है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, d of xx = 0 एंड d of xy = 1 if x is not equal to y। अगर आपका x और y आपस में इक्वल नहीं है फॉर ऑल x y जो आप ले रहे हैं अपने सेट x में, उनके लिए इस तरह से हमारे एक जो मीट्रिक डिफाइन किया डिस्क्रीट मीट्रिक। तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट जब आप ले लें तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट की आपके पास एक सीक्वेंस बन जाती है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से हम जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट की है, ठीक इस तरह डिस्क्रीट मीट्रिक के सेंस में भी हम देखें तो हमें कन्वर्जेंस नहीं मिलती, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट अगर आप ले लें तो उनका जो सीक्वेंस आप लेते हैं वो उनका डिस्टेंस 1 के इक्वल आ जाता है, विच इज नॉट लेस देन फॉर एवरी एप्सिलॉन। फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट लेस देन हो तो इसका क्या मतलब है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करता। इस तरह वो आपको सब सीक्वेंस में मिल गई जो कन्वर्ज नहीं करती, तो आपके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट ना करे तो वो स्पेस जो है वो कम्पैक्ट नहीं होती। इस तरह से हम ये कम्पैक्टनेस का जो रिजल्ट है वो अटेन कर लेते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ कम्पैक्ट एंड नॉन कम्पैक्ट कर्व्स इन प्लेन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के अंदर आप आर स्क्वायर में आपके पास जो है ना कम्पैक्ट और कम्पैक्ट स्पेस और नॉन कम्पैक्ट स्पेस की कर्व्स को डिफाइन करें। तो कर्व्स हम फंक्शंस की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें देखें f of x आप इस तरह से ले लेते हैं, द 3x²
प्लस 4x प्लस 5, ये हमारे पास एक कर्व है, जनरेट होती है पैराबोलिक टाइप। अगर तो आपका जो भी आप आर स्क्वायर के अंदर एलिमेंट ले रहे हैं, ये कि आप देखें आपके पास x, y की फॉर्म में एलिमेंट बन रहे हैं, आप x और y प्लग इन कर रहे हैं, तो क्या है कि अगर आपका सेट क्लोज और बाउंडेड ले लें कि आपके पास ये तमाम एक सेट x इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं इसके अंदर, दी x एंड y, इस तरह के x y मौजूद हैं, यानी कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन द 4, आल्सो 0 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल टू सम से 5, 4 और 5, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इनको अप्लाई करें तो आपके पास एक रेक्टेंगल सी बन जाएगी जो क्लोज भी होगी और बाउंडेड भी होगी। तो इन तमाम पॉइंट के लिए आपके पास एक कर्व बन जाती है जिसमें एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं, और वो सेट क्लोज भी है क्योंकि आप जो भी एलिमेंट उनके ऊपर लेते हैं दोबारा इसके ऊपर ही आता है, और बाउंडेड भी है। तो ये आपके पास कंपैक्टनेस आपको मिल जाती है, क्लोजनेस एंड बाउंडेडनेस इन ए फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में कोई भी सेट कब आपके पास कंपैक्ट होता है, इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। तो आपके पास देखें सेट क्लोज और बाउंडेड की फॉर्म में आपके पास कर्व्स जनरेट हो रही हैं। इसके बरक्स नॉन कंपैक्ट करना हो तो आप इसकी स्पेस को, इसकी जो डोमेन स्पेस है इसको अनबाउंडेड कर दें, तो आपके पास जो कर्व होगी वो इनफाइनाइट कर्व बन जाएगी, तो वो अनबाउंडेड होगी। तो अनबाउंडेडनेस गिव्स यू क्या चीज़ हमें मिल जाएगी, अनबाउंडेडनेस की वजह से इनकी क्लोज है लेकिन अनबाउंडेड है, तो जो ही अनबाउंडेड होगी स्पेस तो वो कंपैक्ट नहीं होगी, क्योंकि कंपैक्ट तभी होती है इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। तो आपके पास क्या हुआ कि अगर आप सिर्फ आर स्क्वायर ही यहाँ पे डोमेन सेट ले लेते हैं आर स्क्वायर इस फंक्शन के लिए, तो आपके पास इट्स अ नॉन कंपैक्ट कर्व्स की कलेक्शन आपको मिल जाएगी। आप इस तरह बहुत सारी लामहदूद टाइप एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर प्रॉब्लम नंबर 4 अगर हम देखें, इट सेज कि इफ x इज compact metric space and M is a closed subset of space X, then show that M is compact। कि हर space M आप ले रहे हैं जो close है compact space की, तो वो भी compact होगी। अब यहाँ पे X आपको क्या बताती है, X ये कहती है कि आपकी हर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है। M क्लोज है, M क्या कहती है, M क्लोज है तो M का हर सीक्वेंस उसके अंदर ही कन्वर्ज करेगा। अगर हर सीक्वेंस उसके अंदर कन्वर्ज करे तो इसका क्या मतलब हुआ, और उसका हर सब सीक्वेंस भी उसके अंदर ही कन्वर्ज करेगा। जब हर सब सीक्वेंस भी इसके अंदर ही M के अंदर ही कन्वर्ज करेगा, क्योंकि M क्लोज है, M इक्वल टू M क्लियर, ठीक है। आप यहाँ पे पॉइंट लेके भी शो कर सकते हैं, इसका प्रूफ लिख भी सकते हैं। जब yn आप M के अंदर ले रहे हैं और yn y को कन्वर्ज करता है, y के अंदर ही मौजूद है क्योंकि y क्लोज है, तो इस तरह yn का हर सीक्वेंस किसी पॉइंट y को कन्वर्ज करेगा जो M के अंदर ही मौजूद है। तो हर सब सीक्वेंस इसी स्पेस के अंदर दोबारा कन्वर्ज करे, तो इससे क्या मुराद है, वो स्पेस कंप्लीट, वो स्पेस कंपैक्ट होती है क्योंकि इसका हर सब सीक्वेंस उसके अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है। तो इससे आप ये ऑब्टेन कर लेते हैं कि वो सेट M भी आपका कंपैक्ट है। इस तरह से हम बड़े आराम से ये प्रूफ कर सकते हैं, या इसका प्रूफ हमारे सामने आ गया है। तो इससे रिलेटेड आप बाकी प्रॉब्लम्स भी देख लीजिएगा और फाइनाइट और इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लीजिएगा। सो आज के लेसन में हमने ये देखा कि आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के अंदर कोई भी स्पेस कब कंपैक्ट होती है, इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। और दूसरा हमने देखा इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के अंदर इस तरह के रिजल्ट हमेशा से होल्ड नहीं करते। नेक्स्ट टाइम हम जो है ना बाउंडेड ऑपरेटर्स को देखेंगे कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पर और इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पर जो बाउंडेड ऑपरेटर्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर हम अपना लेसन जो है उसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।